Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back to your class and this is your Vijay here और आप ePathshala के चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी क्लास 12th की यहाँ पे ज्योग्राफी सीख रहे थे और क्लास 12th की ज्योग्राफी का दोस्तों अब ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक का चैप्टर 8 है जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कि निर्माण उद्योग बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है। इससे पहले आपने इसके ऊपर पहले भी जो आपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी के चैप्टर है थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये वीडियो का इंट्रो पार्ट रहेगा। इस वीडियो के 5 पार्ट आने हैं। बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है और मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर को, इस मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर को आपको सभी इसके ओर छोर सभी आसपास के जितने भी इसके बेसिक चीज़ें हैं वो बताऊं और साथ साथ में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि भाई मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। सही मायने में अगर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी पढ़ी है तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ यही हो गया कि कोई भी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना ही मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, नेचर से पाई जाने वाली कुछ भी रिसोर्स हो सकती है वो, और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आप समझ जाएंगे। एग्जांपल के लिए आपके पास कॉटन है और आपके पास आयरन ओर है। इन दो चीज़ों से आप ये देखेंगे कि हाँ भाई, इन दोनों चीज़ों से हम लोग कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कैसे? अगर आप कॉटन से देखेंगे तो कॉटन से हम थ्रेड बना लेते हैं और थ्रेड बनाने के बाद हम बहुत सारे क्लोथ्स भी बना लेते हैं, जैसे खादी क्लोथ्स भी आप देखते हैं वो सब। आयरन ओर्क से हम, आपको पता ही है कि आयरन ओर्क हम इकट्ठा करते हैं और इनके अंदर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आयरन ओर्क की कुछ मात्रा होती है जिससे हम लोहा बना लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश का एक बेसिक, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बोन है, बैकबोन है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हम आज अपनी डेट के अंदर आज अपने डेट में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का सही मतलब समझ गए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण हो गया। और विनिर्माण दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हाथ से भी चीज़ें रिलेटेड होती है। लोहे के आकार से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का तक हम मैन्युफैक्चरिंग में बनाते हैं। अंतरिक्ष वाहन की छोटी छोटी प्लेटों के साथ साथ कंप्यूटर की छोटी छोटी जो नाजुक चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम मैन वर्क भी देखते हैं। ठीक है, तो ये विनिर्माण का छोटा सा आपको इंट्रो पार्ट बताने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे तो आप गेहूँ, चावल, दाना, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सब का सब मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप हर किसी पार्ट को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक हिस्से को पढ़ रहे हैं तो आपको उसके भी और हिस्से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपने पहले भी पढ़ लिया। आप अगर 6 चैप्टर देखेंगे अपनी दूसरी वाली बुक का तो उसके अंदर काफ़ी हद तक मेंशन है किसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। कैसे? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आप साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के हिसाब से कर सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं और ऑनरशिप के हिसाब से कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखिए साइज़ के हिसाब से तो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है। और अगर आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें तो हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अलग है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अलग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अलग है, फॉरेस्ट बेस्ड अलग है और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ अलग है। हम थोड़ा बहुत इसके अंदर पढ़ेंगे और आपको रिलेट करके भी बताएंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे भारतीयों के लिए और भारत में सबसे ज़्यादा कैसे इस्तेमाल हो रही है ये सब। दूसरा, अगर हम प्रोडक्ट के बेस पे देखें तो प्रोडक्ट के बेस पर बेस इंडस्ट्रीज़ अलग हो गई और कंज्यूमर गुड्स बेस इंडस्ट्रीज़ अलग हो गई। अगर हम ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ देखें तो भाई पब्लिक सेक्टर अलग हो गया, प्राइवेट सेक्टर अलग हो गया और जॉइंट सेक्टर अलग हो गया। मतलब अब देख रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इतने सारे पार्ट हैं, इतने सारे टाइप्स हैं और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैप्टर कितना ज़्यादा बड़ा होगा।
तो कोशिश यही है चैप्टर को आपको बहुत इजी करके समझाया जाए। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो आपके बुक के अंदर अलग से पुट किया हुआ है। ये बताया हुआ है कि उत्पादन की प्रकृति के हिसाब से भी हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर देते हैं। कैसे? कभी कभार हम देखते हैं कि जो सामान हमें मार्केट के अंदर मिल रहा है तो उसके बेस पे इंडस्ट्रीज़ कौन सी होनी चाहिए या किस टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद क्या वो मशीनिकल इंडस्ट्रीज़ होगी या नहीं होगी, उसका टाइप अलग होगा। क्या वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होगी या नहीं होगी, वो टाइप अलग होगा। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगी, क्या वो टेक्सटाइल बेस्ड होगी, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कम्युनिकेशन बेस्ड होगी। मतलब ये भी प्रोडक्ट के बेस पे ही डिपेंड करता है। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है अगर हमारे पास, तो अगर हम कहीं इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने उठ के आता है कि आप देखेंगे कि भाई ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमें सेलेक्टेड सिटीज़ के अंदर ही क्यों मिलती है, उनका कारण क्यों है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप कानपुर में रहते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे चमड़ा उद्योग ज़्यादा होता है। अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो आप कहेंगे वहाँ पे खाने ज़्यादा है। अगर आप झारखंड की तरफ जाएंगे तो कहोगे यहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है। तमिलनाडु की तरफ जाओगे तो आप कहोगे यहाँ सोने का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश जाओगे तो आप कहोगे यार वहाँ पे चावल गन्ने की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है या वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वहाँ मिलती है। तो इसीलिए दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा होता है और ये बोलता है कि भाई आप ये बताइए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी है तो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं भी लोकेट करी जा रही है तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। मतलब चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो केमिकल बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो, फॉरेस्ट बेस्ड हो, है ना। तो वो इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं पर रखी जा रही है तो उनके लोकेशन को मैटर करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पे फोकस ज़रूर करना है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आता है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो सिलेक्टेड रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी लोकेशन इंडस्ट्रीज़ की हमें देखने को मिलती है। तो पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जहाँ पे ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है। पावर यानी कि शक्ति, यानी कि बिजली से चलने वाली इंडस्ट्रीज़ जो भी है वो। मार्केट मतलब कहाँ सामान बेचा जाएगा। ट्रांसपोर्ट, सामान को कैसे जनता तक पहुँचाया जाएगा या मार्केट तक ले जाया जाएगा। और दूसरा लेबर है। एक और कारण भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है कैपिटल। पैसा भी मैटर करता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को सही मायने में बढ़ाने के लिए। अब एक एक करके इसे पढ़ते हैं क्योंकि इंट्रो पार्ट है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे है तो उसके ये सारे कारण होते हैं। तो नंबर 1 बात करेंगे कच्चे माल की। तो कच्चे माल का एक छोटा सा एग्जांपल आप ये देख के चल सकते हैं कि गन्ने की इंडस्ट्री आपको वहीं देखने को मिलेगी, यानी कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है या रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। ये इंडस्ट्रीज़ क्योंकि गन्ने का जो वेट है वो ख़राब हो जाता है, गन्ना अपना वेट लूज़ करने लग जाता है, तो इसकी वजह से हमें इस इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ता है जहाँ पे गन्ना जल्दी अवेलेबल हो जाए और सस्ता और आसानी से जो ईज़ी ट्रांसपोर्ट हो जाए ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ईज़ी ट्रांसपोर्ट हो जाए और सस्ते दामों में मिल जाए। तो इसलिए रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता हो और साथ में इंडस्ट्रीज़ वहीं पे फलती फूलती है। जैसे मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के लिए कि जहाँ पे आपको आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मिलेगी तो वहाँ पे आपको आयरन ओर को बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएगा कच्चे माल के रूप में, है ना। तो ऐसे ही आप अगर अपने मैप में देखेंगे तो आप ये देखेंगे भिलाई है, राउरकेला है ना, बोकारो है, दुर्गापुर है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल उसी से रिलेटेड मिल जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वो इस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शक्ति का मैं कारण इसलिए बोलूँगा कि आप ये देखेंगे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आप देखेंगे एल्युमिनियम वहीं पे रखा जाता है, एल्युमिनियम जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाए, यानी कि शक्ति मिल जाए। तीसरा कारण है बाज़ार। अब सामान अगर आपने बना लिया है और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे मार्केट तक, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अच्छी मार्केट ढूंढनी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या कहते हैं अमेरिका के लोगों ने कुछ भी ऐसी, जैसे अमेज़ॉन, मैंने आपको बताया है कि अमेज़ॉन अगर उन्हें बनाया है और अमेज़ॉन की सेल वो इंडिया में कर रहे हैं तो उन्हें मार्केट मिल गई ना यहाँ पे, है ना, या कहीं पे मार्केट मिल गई।
तो कोई भी आप सामान बना रहे हैं और आपका सामान नहीं बिक पा रहा मार्केट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट का मतलब ये हो गया कि मार्केट उन लोगों से है जिनके पास सामान की मांग हो और एक विक्रेता जो है उसे ख़रीदे या बेचने की क्षमता रखता हो, उसे ही हम मार्केट बोलेंगे। क्योंकि सामान अगर आपका बिक गया और मार्केट तक पहुंच नहीं पा रहा, ख़राब हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक आ गया। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाई है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप तैयार माल को या कच्चे माल को ना तो कारखाने तक पहुंचा सकते हैं और ना तो तैयार माल को आप बोल सकते हैं कि सुविधाएं लोगों तक दे सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत मैटर करता है। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए मैटर कर जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाएगा तो सिंपल सी बात है, आप सामान को दूसरे प्लेसेस तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही कच्चा माल आप इंडस्ट्रीज तक ला पाएंगे, है ना। तीसरा कारण है लेबर। सस्ती लेबर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ ऐसे काम भी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। क्योंकि भाई सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से जो और आज की डेट में हमारे पास इनोवेशन हो चुकी है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हमें लेबर आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, हमें कहीं मैन मेड लेबर भी चाहिए जो स्किल्ड हो और अच्छी तरीके से काम कर सके, चाहे वो किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण है इंडस्ट्रीज़ का हिस्ट्रिकल फैक्टर। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, इवन कुछ उड़ीसा के आसपास के प्लेसेस है, यहाँ पे इंडस्ट्री सबसे पहले इसलिए विकसित हुई थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पे आना शुरुआत करी थी और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआती समय में इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होने लग गई थी। इसीलिए ये प्लेसेस आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत तगड़ी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मिलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इन प्लेसेस पे इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो इन प्लेसेस पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बूम हो गई। बूम मतलब बढ़ गई, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपने ही टाइम पीरियड में कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेमस कर दिया था, या सिलेक्टेड एरिया को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो भाई जो हिस्ट्रियन, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे भारत देश में इन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया था, अगर आप उनका एग्जाम्पल देखें तो आप ये देखेंगे कि इन लोगों ने असम के साइड में, यहाँ असम के साइड में चाय पत्ती जो थी, असम की चाय पत्ती, वो इन लोगों ने यहीं पे फेमस करी। और क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा था, इसलिए आप देखेंगे कि असम के अंदर जो चाय पत्ती है वो बनती है और वहीं पे इंडस्ट्रीज़ वो फेमस हो गई, है ना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अंग्रेज़ों के किसी भी इंडस्ट्रीज़ को फेमस करने का, लेकिन हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना था। अब ये एक नया ट्रेंड आया है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। अब यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ के इम्पैक्ट की वजह से हमें किसी भी इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर लाना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का बैलेंस बना रहे, क्षेत्रीय नीतियों का बैलेंस बना रहे। इससे क्या होगा कि ग्रोथ भी होता रहेगा, इंडस्ट्रीज़ भी बनती रहेगी। तो दिस इज़ योर इंट्रो पार्ट गाइज एंड आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, भारत के अंदर भी है वो, और भारत वो कैसे योगदान दे पा रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वीडियो का पहला पार्ट था एंड आई होप वी मीट इन सेकेंड पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।